क्लास है OSPF के हवाले से डिटेल में हम सारा OSPF को एक्सप्लोर करेंगे, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो भी चीज़ें इसकी, ठीक है। और मैं साथ सारी कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको दे दूंगा, फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, काफ़ी हद तक आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर कर भी लिया थियोरेटिकल। आज थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के बाद जो इसके एनालिसिस, डेटाबेस और जो चीज़ें पेंडिंग हैं, एरियाज़ की टाइप्स, दोज थिंग विच वी आर एक्चुअली गोइंग टू कवर टुडे। आईजीपी के तौर पर आपको पता यूज़ होने वाला ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। और लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम को यूज़ करता है इंटीरियर गेटवे राउटिंग के लिए, ठीक है। और ये सिंगल एएस के अंदर काम करता है, ऑटोनोमस सिस्टम, क्योंकि जितने भी आईजीपीज होते हैं आपको तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वो सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। अगर उसे दूसरे में जाना है तो फिर हमें बीजीपी या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अब ओएसपीएफ में दो अहम कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमने एक्सप्लोर करने हैं। नेबर्स हमने कर दिए, एरियाज की हम आज बात करेंगे। नेबरशिप बनाना, नेबर्स के पैरामीटर्स, नेबरशिप को डाउन भी करके आपने देख लिया, ठीक है। नेबरशिप के हवाले से आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। अब आती है एरियाज। एरियाज जो होते हैं ना वो ग्रुप ऑफ राउटर्स होते हैं। एरिया आपको पता है ना क्यों बनाते हैं, मल्टीपल एरियाज क्यों डिप्लॉय करते हैं हम लोग ओएसपीएफ में सिकंदर? जी, एरियाज जो होते हैं ना इसलिए करते हैं क्योंकि ओएसपीएफ जो है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसमें पूरे नेटवर्क का मैप होता है। पूरे नेटवर्क का मैप अगर हर राउटर के पास आना शुरू हो जाए तो ओवर कंजेस्टेड हो जाएगा वो। इसलिए हम ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं और हर ग्रुप के बॉर्डर पे एक एबीआर लगा देते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर, ताकि वो उस पूरे एरिया की इंफॉर्मेशन को दूसरे एरिया में लेके जाए। इससे कम अज़ कम आप एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे वो उनके इतने ज़्यादा हैवी फीचर्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जोन्स बनते हैं बेसिकली, इसके लॉजिकल बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं जब हम एरियाज बनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं मुदस्सर? हाँ, ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा आपके पास बस ये नॉर्मली जहाँ पे 10 10 12 इतने राउटर्स जहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं उनको सेम में रखा जाता है। और ज़्यादातर यूज़ ही सेम एरिया, इतने किधर होते हैं, एक ही आईएसपी या एक इंटरनल नेटवर्क के अंदर इतने राउटर्स तो नहीं लगे होते। और चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो सिक्योरिटी और जीआरई टनल्स वाला जो कंसेप्ट है उसकी वजह से ज़्यादातर सिंगल एरिया ओएसपीएफ इम्प्लीमेंट होता है। जो एंटरप्राइज लेवल के ऊपर होते हैं ना, जहाँ पर उनके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वहाँ पर फिर जहाँ पर 30 25 30 राउटर्स होते हैं उनको फिर 2 एरियाज 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरियाज होते हैं ना वो उनके हर एक एरिया को एक आइडेंटिटी दी जाती है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट एरिया ज़ीरो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता लेकिन एरिया ज़ीरो होता है जिसको बैकबोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। जी, साइज अब सही है। 0 1 2 3 जो एरिया रखें बेशक, बैकबोन जो है ना उनके नाम होते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। एरिया ज़ीरो जो होता है वो बैकबोन एरिया है, ठीक है। इसके साथ ही बाकी तमाम तरह एरियाज पहला है जो बनाते हैं हम लोग ना, जो सिंगल एरिया ओएसपीएफ में हम सारे बैकबोन रखते हैं उसको, ठीक है। ओएसपीएफ जितने भी जिन जिन राउटर्स के ऊपर हमने ओएसपीएफ इनेबल किया होता है ना और नेबरशिप बनाई होती है, तो हेलो पैकेट्स बेसिकली सेम एरिया बैकबोन के अंदर जो है ना राउटर से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ये देखें, जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर ये राउटर, ये एरिया 1 है, ये एरिया 0 बैकबोन एरिया इंटरनल राउटर, यहाँ से ये सेंट्रल पॉइंट है इस टोपोलॉजी का। ओएसपीएफ राउटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये जितनी आपके पैकेट्स किसी भी नेटवर्क में फ्लो करते हैं ना मल्टीपल राउटर्स के दरमियान में, हमने जब कनेक्टिविटी बनानी हो, जी, राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे आपने एक सेम स्विचेस, मल्टीपल स्विचेस आप लगा के लैन के अंदर गेटवे से अंदर बात करते हो ना, वो एक ही आईपी चल रही होती है, ठीक है।
जब आपने मल्टीपल नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन करवानी होती है ना, चूंकि लैन में आपके पास मल्टीपल आईएसपीज भी चल सकते हैं, एंटरप्राइज लेवल के ऊपर मल्टीपल आपके पास नेटवर्क्स डिप्लॉयड होते हैं और मल्टीपल राउटर्स, या फिर आईएसपी लेवल के ऊपर मल्टीपल पब्लिक आईपीज चल रही होती हैं, उनके दरमियान में जब हम लोगों ने कनेक्टिविटी बनानी है, लिंक बनाना है, तो उस केस में फिर हम लोग इन राउटर्स को इस्तेमाल करते हैं और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। इससे पहले आपको ये बात इसलिए थोड़ी सी सही समझ नहीं आ रही कि राउटिंग का जो है ना बेस स्टार्ट होती है स्टैटिक राउटिंग से। सबसे पहले मल्टीपल नेटवर्क्स को कैसे हम लोगों ने राउटिंग टेबल बनाना है, रूट्स बनाने हैं, भेजना है ट्रैफिक को, वहाँ से आपको ये समझ आएगी। ये जो आप मैप्स, गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, इनके पीछे भी इसी तरह के प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, जो आपके आपकी ट्रैफिक वगैरह देख के वो बता देते हैं कि यहाँ पर इतनी कंजेस्शन है, आ जाती है ना रेड लाइन, उसकी वो कैसे आता है, वो उनका राउटिंग टेबल फिल हो जाता है और वहाँ पे लिंक जो है कंजेस्टेड हो जाते हैं सारे। बैक एंड पे इसी तरह के प्रोटोकॉल, उसका नाम चेंज है ये, लेकिन मैकेनिज्म सारा शॉर्ट, और आपको फिर क्या करता है, अल्टरनेट शॉर्टेस्ट पाथ बता देता है। वो भी उसके बैक एंड पे भी आपके पास उस प्रोटोकॉल का नाम मुझे भूल गया, आपको मैं बताता हूँ, वायरलेस से टाइप समथिंग उसका नाम है, जो आपके रियल ट्रैफिक की जो गूगल मैप्स जिसको यूज़ करते हैं, तो वो भी यही करता है अल्टरनेट पाथ वगैरह। और वहाँ पर भी यही होता है आपके पास, जैसे यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल राउटर्स हैं, वहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन जो जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं, वो जहाँ जहाँ पे टर्न ओवर्स हैं, ठीक है, चौक जो जिसको आप लोग बोलते हैं, और सिग्नल्स, वहाँ पे फिर वो डिपेंड करता है कि कहाँ से किस रूट से आप जाएं। वहाँ पर सेटेलाइट है, वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी डिप्लॉयमेंट हुई हुई है आईएसपीज़ के दरमियान में, उसके लिए सेटेलाइट बेस्ड है, इसके लिए जो है ना आपने फिजिकल डिप्लॉयमेंट की हुई है, फाइबर बिछाई हुई है। जी, पाथ फाइंड करना है। हाँ ठीक है। एसपीएफ एल्गोरिदम के ऊपर ये काम आपको मैंने बताया था, एसपीएफ इनको करवाना है, किसको करवाया था आपने, मुझे तो नहीं पता, क्लास को एसपीएफ के बारे में आपने बताना था, याद भूल गई, अब खुल गई हैं, नेक्स्ट क्लास में करवा देना। तो अब राउटिंग एल्गोरिदम आपने देख लिया, एसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर ये काम करता है। और उसके बाद अब इसमें जो राउटर आईडी होती है वो 32 बिट की होती है, आपको पता है, वही आईपी जो होती है, ठीक है। और उसके बाद एलएसएस, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ये मैसेज होता है जो कि आपके पास मल्टीकास्टिंग के ज़रिए बाकी तमाम तर राउटर्स को जो है ना एडवर्टाइजमेंट करवाता है। ये बड़े हैं, ये अहम कॉन्सेप्ट्स हैं ओएसपीएफ के, एक एलएसए, ठीक है, इसमें राउटर आईडी वगैरह, उसका स्टेटस, कॉस्ट, ठीक है, हर एक उसका एक एलएसए का एक नंबर होता है, LSA 1, LSA 2, LSA 3, अभी हम चलते हैं बात करते हैं, और इनका एक लाइफ टाइम होता है 30 मिनट्स। उसके बाद फिर एलएसए अपडेट्स होती हैं, एलएसए की अपडेट्स आती हैं। फिर होता है LSDB, लिंक स्टेट डाटाबेस, जिसकी हम प्रीवियस क्लास में बात करते हैं की थी लिंक। ये एलएसए जो है ना, एलएसए के टेबल में जो चीज़ होती है वो LSDB होती है। LSDB LSA की शेप में एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाते हैं, जैसे आपने देखी थी ना लोडिंग और फुल स्टेट, वहाँ पर एलएसए शेयर हो रहे होते हैं बेसिकली लोडिंग स्टेट के ऊपर। जब आपके पास कहीं से रिक्वेस्ट आई, एक्नॉलेज, आपके पास क्या होता है, LSR, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट आती है, और उसके बाद लिंक स्टेट अपडेट जाती है, LSU, ठीक है। उस केस में फिर ये LSA जो LSDBs की शेप में या LSDBs को अपने अंदर रखे हुए अपडेट हो रहे होते हैं, ठीक है। और फिर राउटर RIB रिब जो होता है ना, राउटरिंग इंफॉर्मेशन बेस, इसके अंदर जो है ना ये तमाम तरह रूट्स कैलकुलेट करके कैरी करके लेके जा रहा होता है। और ये ट्रबल शूटिंग में RIB रिब का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, जब आप इंडिविजुअल IP को चेक करना चाहोगे राउटिंग टेबल में है या नहीं है, शो IP रूट, और उसके बाद IP भी लिख लेना आप कि राउटिंग टेबल में एक स्पेसिफिक IP एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये OSPF की ट्रबल शूटिंग में अक्सर हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। फिर ABR, एरिया बॉर्डर राउटर, जो अभी आप लोगों ने देख लिया ये। अब यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन आ गया था, ये मैंने एक्सप्लेन ही नहीं की। ये एरिया 0 है। अब ये देखें, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3, 3 एरियाज हैं। अब ये इसका बैकबोन एरिया है, और यहाँ पर ये इंटरनल राउटर है, 1 2 3 और ये 4 राउटर्स हैं जिनकी आपस में निबरशिप यहाँ पर होगी, ठीक है। और
सबकी एक दूसरे के साथ नहीं, हर लिंक के ऊपर होती है ना, यहाँ से यहाँ पर इस तरह से आपके पास लिंक्स के दरमियान में चूँकि बनती है, ठीक है। और अब ये जो है ना, ये ABR है, एरिया बॉर्डर राउटर, ये भी ABR है, ठीक है। ये सारा का सारा पूरा क्या एक AS के अंदर काम कर रहे हैं, एक AS के अंदर मल्टीपल एरियाज बने हुए हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग राउटर्स यहाँ पर डिप्लॉय होते हैं, चूँकि इसके पास दूसरे एरिया की भी इंफॉर्मेशन लेके आनी होती है। और जो इंटरनल यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर लगते हैं ना, यहाँ पर तो एक शो है ना, यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, वो इतने ज़्यादा हैवी ना भी हो तो कोई नहीं, क्योंकि उसने इंटरनली जस्ट आपके पास उस एरिया के अंदर वाले को ही देखना होता है। सबसे नॉर्मल अगर बात करें तो एरिया जो अंदर एरिया के अंदर डिप्लॉय होने वाले, उसके बाद एरिया बॉर्डर राउटर्स, और उसके बाद ASBRs, एटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, जो पूरे एक AS के रूट्स को दूसरे AS में लेके जा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ पर BGP वगैरह और वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो ASBR बेसिकली वही जहाँ जिस पे BGP भी चल रहा होता है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। तो इस तरह से इनको डिप्लॉय किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। और एक ABR है और एक ASBR है। ABR एरिया का बॉर्डर राउटर, ASBR ऑटोनोमस सिस्टम पूरे का बॉर्डर राउटर। एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर मल्टीपल एरियाज हो सकते हैं, लेकिन एरिया के अंदर ऑटोनोमस सिस्टम नहीं हो सकता। नहीं, हर AS के अंदर ही सारे ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, एक ISP है, उस ISP के सारे राउटर्स की सोच लो बहुत आसानी से अगर देखो तो। ISP एक ऑटोनोमस सिस्टम है, उसके अंदर जितने राउटर्स हैं वो उसके जो है ना ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाले राउटर, और उन राउटर को फिर डिफरेंट एरियाज में हमने डिवाइड किया होता है। ये तरीका होता है, ये सिनेरियो। फिर उसके बाद ASPR हो गया, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। फिर DR और BDR होता है ये, और DR अदर्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वही मैं बताता हूँ। DR होता है डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है। ये ये आपके पास जो है ना मैन राउटर होता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है DR राउटर की। ये रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम तर राउटर्स के साथ मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर रूट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। आपके आपके साथ मेरे हमने DRBDR की लैब की हुई है, और किसी के साथ नहीं की, इन लोगों के साथ नहीं की। यहाँ ये तो अच्छा आप लोग तो नहीं, आपसे प्रीवियस वाले जो थे उनके साथ भी शायद नहीं की, ये की थी मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, ये जो है ना डेजिग्नेटेड राउटर जो होता है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। फिर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप अगर DR फेल हो जाता है किसी केस में, तो उसके बाद जो हायर प्रायोरिटी का होता है वो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बन जाता है, BDR। और मल्टी एक्सेस सेगमेंट में मल्टीपल राउटर्स होते हैं, उनमें मल्टी एक्सेस सेगमेंट और पॉइंट टू पॉइंट में मैंने डिफरेंस बताया था ना। पॉइंट टू पॉइंट में डायरेक्ट राउटर्स की आपस में कनेक्टिविटी हुई होती है, जैसे फाइबर अपलिंक्स बने होते हैं। मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर दरमियान में स्विच हम डिप्लॉय कर देते हैं, इथरनेट के सेगमेंट के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक राउटर, वहाँ से स्विच आगे मल्टीपल राउटर्स, तो वो उन सारे राउटर्स में एक DR बनेगा, एक ही BDR बनेगा, और इनकी क्या होगी प्रायोरिटी। वो प्रायोरिटी की हम लोग बात करते हैं कि 0 से लेकर 255 तक कोई भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये कैसे बनेगी, अब यहाँ पर कोई इसके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर जो पहले हमारे पास डिप्लॉय करेंगे OSPF को, वही वाली सिनेरियो बन जाएगा, और जो उसके बाद होगा वो BDR बनेगा। और इसके अलावा, और ये भी किस केस में बनेगा, जब आपके पास सारी ऑब्वियसली उसके बाद मल्टीकास्टिंग होती है, तो फिर उसके बाद फिर आ जाएगा IP एड्रेस की बात। यहाँ पर भी उसी तरह से जिसके ऊपर बड़ी IP होगी वो आपके पास जो है ना बन जाएगा डेजिग्नेटेड राउटर, उससे कम वाला बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, और उसके बाद सारे DR अदर्स। उसके लिए फिर जब DR अदर्स आ जाते हैं मल्टी एक्सेस सेगमेंट में, फिर 224.0.0.5 तक बात नहीं रहती, फिर 224.0.0.6 भी इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरा मल्टीकास्ट एड्रेस। DR अदर्स के साथ उनकी कोई भी जो है ना नेबरशिप वगैरह या जो भी आप अपडेट्स वगैरह शेयर होती हैं उसकी मदद से होती हैं DR अदर्स में, ठीक है। ये OSPF इसका जो है ना प्रोटोकॉल नंबर जो है ना ये 89 है, ठीक है। पैकेट्स कोई भी जो है ना कोई भी डाटा पैकेट्स आते हैं या अथेंटिकेशन की आपने पहले से बात की हुई है प्रीवियस क्लास में, तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 89 होता है, जबकि मल्टीकास्ट एड्रेस ये दो यूज़ करता है, 224.0.0.5 और 224.0.0.6। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे इनके LSAs के हवाले से, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स। इस तरह के नोट से करवाया करूँ या वो पैंट के नोट से करवाया करूँ?
ये सही है ज़्यादा। चलें, इसमें ये बेनिफिट है ना, नीचे आगे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी लिखी हुई हैं आपको लिए, शायद पता नहीं लिखी थी, हाँ हाँ टॉपिक। चलो कोशिश करता हूँ मैं अपने नोट्स में, वो उसमें ज़्यादातर चीज़ें उमर साहब वाली हैं। टाइप 1, अब ये एलएसए की टाइप, ये एलएसए की समझ आ गई ना, जब आपकी नेबरशिप बन गई, एडजेसेंसी के लिए जो डेटाबेस अपडेट हो रहा है, डेटाबेस बेसिकली एलएसएज हैं। अब डेटाबेस पे मुख्तलिफ तरह से होता है, आपके पास कोई राउटर जनरेट करता है, कोई लिंक जनरेट करता है, कोई डीआर बीडीआर जनरेट करता है। ये टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली हर एलएसए हर दफ़ा नहीं चल रहा होता, ये टोपोलॉजी के ऊपर वेरी कर रहा होता है। जब कुछ एबीआर के लिए होता है, कुछ आपके पास खाली बैकबोन राउटर के लिए होता है, वो आप देखते हैं वो क्या क्या सिनेरियो है। नहीं, ओएसपीएफ के केस में ऐसे बार बार नहीं अपडेट होती, जब आपके पास कोई लिंक में चेंजेस आएंगी तो तब भी अपडेट होगी, अदरवाइज एम्प्टी हेलो मैसेज आता है मल्टीकास्टिंग एड्रेस के ऊपर। ठीक है, राउटर एलएस से आपके पास टाइप 1 जो है ना इसकी, अब तो एल एस 10-11 की बात हो रही है, और मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो एल एस 12 है। लेकिन जो मेन काम होते हैं आते हैं ना आपको 6 से 7 इंटरव्यू में भी, और डिप्लॉयमेंट नॉर्मल डिप्लॉयमेंट्स में 6 से 7 एल एस जो नॉर्मल यूज़ हो रहे हैं। बाकी सब रिसर्चर्स ने अपने अपने, कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए, कोई लोड बैलेंसिंग के लिए, इस तरह से मल्टीपल काम इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। ये ओ एस पी एफ का एक बड़ा फ़ायदा ये है ना कि इसके जो है ना IETF ने इसको बेसिकली बनाया हुआ है ना, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, उसने इसके अंदर जो है ना हेलो मैसेजेस के अंदर भी, और हर पॉइंट के ऊपर एक ऑप्शन की फील्ड खाली छोड़ी हुई है। वहाँ पर जो है ना आप अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन, जो भी चीज़ आप डिप्लॉयमेंट करते हो आप कर सकते हो, फिर नीचे उसका कंसेप्ट ऐड कर सकते हो जो आपके जहन में आता है। वो आइडियाज़ आते हैं रिसर्चर्स के लिए, उसका प्रॉपर अगर आपने प्रैक्टिकली किया है तो उसका प्रूफ, उसका बेनिफिट क्या होगा, फिर अगर वो फिर उसको IETF की टीम देखती है, और अगर आपके वो अगर एक्सेप्ट हो सकता है, अगर आपकी वो इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, तो आपकी एक, आपके नाम की एक RFC बन जाती है। ठीक है, और वो आपका प्रॉपर नाम आता है, और आपकी जो है ना ये कंट्रीब्यूशन आ जाती है इस प्रोटोकॉल के ऊपर। ठीक है, तो उसके उसके लिए ऑब्वियसली फिर मिलता भी है अच्छा खासा, बेनिफिट भी होती हैं। ठीक है, तो ये भी उसमें से उसी की एक टाइप्स हैं, ये इस तरह से जनरेट हुई है। स्टार्ट में इतनी ही थी, ये डे बाय डे इनको इंक्रीज़ किया जा रहा है। राउटर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों इंक्रीज़, क्योंकि आपको पता है नए रिसर्चर्स, नए माइंड्स, और मशीन लर्निंग ये चीज़ें भी आ रही हैं, जहाँ पर ऑटोमेशन की तरफ काम जा रहा है, तो उसकी वजह से और 98% यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, क्योंकि ओपन स्टैंडर्ड है, मल्टी वेंडर है, इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम डे बाय डे काम किया जा रहा है। राउटर एलएस से है, जनरेटेड बाय ईच राउटर टू डिस्क्राइब दियर डायरेक्ट, बस वो जो हमने पहले जो हमने बात की थी ना, जो हर राउटर जो अपने लिंक्स को एडवर्टाइज करता है, LS1 हमने पहले से पढ़ा हुआ है, वो जो हमने नेबरशिप बनाई थी, LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट की अपडेट गई थी, उस अपडेट में LSA अपडेट हुए, वो LSA कौन सा अपडेट हुआ था, वो राउटर LSA हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा होता है ना, ये नेटवर्क LSA है, ये DR BDR के केस में इस्तेमाल होता है। जब आप डेजिग्नेटेड राउटर मल्टी एक्सेस सेगमेंट में, डेजिग्नेटेड राउटर अपने बाकी तमाम तर नेबर्स को BDR के साथ शेयर कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास मल्टी एक्सेस सेगमेंट में जो बाकी राउटर्स होते हैं ना, DR अदर्स, उनका BDR के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, वो BDR के साथ DR की मदद से जाते हैं। तो DR फिर बाकी राउटर्स को और अपने DR अदर को, दोनों को जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर, या सिंपल इसका मतलब ये इतना भी नहीं होता इवन, DR अदर एक, हालांकि स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी DR अदर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लूप में किसको रखना पड़ता है, DR को। हर एक 224006 DR पे वो मैसेज भेजता है, DR फिर उसको कहता है हाँ भाई वो तुम्हें ये भेज रहा है, या जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस केस में फिर ये नेटवर्क अलग से होता है। जो DR अदर है वो जो अपडेट होती है, वो DR अदर और DR दोनों को, BDR और DR दोनों को भेजते हैं। करेक्ट। और फिर DR जो है ना वो बाकी DR अदर को भेजते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते आपस में, इन दोनों को भेज सकते हैं, लेकिन एक वक्त में DR ही एक्टिव होगा ना, DR जो BDR होगा ऑब्वियसली वो स्टैंड बाय के तौर पर ही काम करेगा, भेजते हैं इन दोनों को, DR अदर दोनों को भेजते हैं ताकि अगर DR डाउन भी हो तो DR के पास कोई अपडेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है, इसको नेक्स्ट क्लास में इसके पैकेट्स कैप्चर करेंगे फिर पता चलेगा।
क्योंकि जो है ना उससे डेस्टिनेशन पता चल जाएगी ना कि डी आर अदर वाले भी डेस्टिनेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, सोर्स आईपी जो होगी। हाँ लेकिन इसको प्रैक्टिकल, अब तो आप प्रैक्टिकल वैसे इसका कर भी सकते हो ना, इसको प्रैक्टिकल करना ज़रा। जेएनएस किया हुआ इसका लिख लो। हमाद हो सकता है ये, देखें ना इसके अंदर हो सकता है। मुदस्सिर क्यों बताएंगे, मुदस्सिर के बगैर डिप्लॉयमेंट में चले गए फिर क्या होगा, फिर कौन बताएगा। अब आपने खुद करना है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ठीक है, राउटर एलएस से है, नेटवर्क एलएस से आ गया, फिर उसके बाद समरी एलएस से जनरेटेड बाय एबीआर इंक्लूड्स रूट्स टू नेबर्स आउटसाइड द एरिया ऑटोनोमस सिस्टम एरिया बॉर्डर राउटर। यहाँ पर जो समरी एलएस है कौन जनरेट करता है, ये एरिया बॉर्डर राउटर जनरेट करता है। इसमें रूट्स वगैरह, नेबर्स की इंफॉर्मेशन और ये तमाम तर चीज़ें आपके पास एक एरिया से दूसरे एरिया में, ये देखो कैसे, यहाँ पर ये ए बी आर जो है ना इस एरिया की इंफॉर्मेशन इस एरिया में लेकर जाने के लिए जो जनरेट करेगा वो एल एस ए 3 कहलाएगा। ये ए बी आर, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, इन तीनों, ये तीनों राउटर्स जब इनकी एक्सचेंज करवा रहे होंगे ना ट्रैफिक को, उसकी इधर और इसकी उधर लेके जा रहे होंगे, तो उस दौर पे आपके पास एल एस ए 3 चल रहा होगा। ठीक है जी, समरी एल एस ए, क्योंकि समरी रूट जाएंगे ना, पूरे रूट मैप तो नहीं जाएगा। जब भी आपके पास एक एरिया से दूसरे में जाएंगे तो हमेशा समरी रूट्स जाएंगे। फिर आपके पास आ जाता है टाइप 4 एल एस ए, वो है समरी एल एस ए, वो भी आपके पास ए बी आर होता है, और टू इन्फॉर्म किसको, ए एस बी आर को, एरिया बॉर्डर राउटर पूरे ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर को बता रहा होता है। क्योंकि जो ऑटोनोमस सिस्टम का बॉर्डर राउटर होता है वो इंटरनल राउटर के साथ नहीं कम्युनिकेट कर रहा होता, वो एरिया बॉर्डर राउटर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। सारे एरिया बॉर्डर राउटर्स अपने अपने एरियाज की इंफॉर्मेशन एएसबीआर को देते हैं, और उस पोजीशन पे आपका समरी एलएसए चल, यही चीज़ें पूछते हैं इंटरव्यू में। ये आप बताएं जी टाइप 4 एलएसए क्या है, समरी एलएसए क्या है। ठीक है, या टाइप से इनको कैटेगराइज किया जाता है, टाइप 1 एलएसए, टाइप 2 एलएसए, नेटवर्क समरी। ठीक है, ये दोनों ही समरी हैं, लेकिन क्या एक टाइप 3 समरी एलएसए जो है वो एबीआर जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जाता है, और टाइप 4 भी समरी एलएसए है, लेकिन वो ए बी आर जो होते हैं वो ए एस बी आर को लेके जाते हैं और देते हैं। समझ गए बात को। फिर उसके बाद टाइप 5 है एक्सटर्नल एल एस ए, ये है फिर आपके पास उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो ए एस बी आर होता है ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, वो फिर आपके पास एक्सटर्नल रूट्स वगैरह के लिए लेके जाता है। यहाँ पर फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, एक एस के दरमियान मल्टीपल एस के दरमियान में जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ पर आपके पास ये उस केस में आपके पास आता है जब आप मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हो एक ए एस के अंदर। आपको पता है एक एस के अंदर हम मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ई आई जी आर पी ओ एस पी एफ को मिला के यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या होगा, वहाँ पे तो एरिया का काम खत्म हो जाएगा ना, वहाँ पे तो फिर ए एस आएगा मैन। ए एस कैसे, आपके पास जो है ना एरिया तो ई आई जी आर पी में तो एरिया का कंसेप्ट ही कोई नहीं है, एरिया का कंसेप्ट तो सिर्फ ओ एस पी एफ के केस में है। तो वहाँ पर फिर आपके पास ए एस बी आर की मदद से इन दोनों के दरमियान में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने कभी पढ़ी है ये सीसीपी और सीसीएनपी का टॉपिक है, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो हम लोग इसको भी करेंगे। हम लोग रिप के पैकेट्स को ओएसपीएफ, रिप के रूट्स रिप के पैकेट्स को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, और फिर इनके आईबीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। ये तमाम इंटरनल जो होते हैं ना एक एस के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को चलाकर उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। ये देखो टोपोलॉजी में ऊपर मैंने इसलिए ये ऐड भी किया हुआ है, ये ई आई जी, ये देखिए यहाँ पर ई आई जी आर पी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओ एस पी एफ चल रहा है, यहाँ पर भी ओ एस पी एफ चल रहा है, यहाँ पर भी ओ एस पी एफ चल रहा है। तो अब यहाँ पर ई आई जी आर पी है, तो ए एस बी आर यहाँ पर लगा भी क्या हुआ है, ए एस बी आर, इस वजह से ये ए एस बी आर लगा हुआ है, ताकि इसकी मदद से ये तमाम तर रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट ई आई जी आर पी के उधर और वहाँ के इधर रूट्स को जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इस केस में फिर यहाँ पर ए एस बी आर इस्तेमाल होगा, जिसको हम लोगों ने अभी नाम दिया बात की एक्सटर्नल एल एस ए। समझिए बात को, थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी है ना, एक्सप्लेन बस करने की हद तक। फिर उसके बाद मल्टी कास्ट एड्रेस एल एस ए,
ये आपके पास जो है ना सिस्को के ऊपर ये काम नहीं चलता, इससे आगे टाइप्स हैं। और NSS से ये स्टब नेटवर्क, वहाँ पर स्टब की बात यहाँ पर तो नहीं की हुई, लेकिन ये स्टब और वहाँ पे उनके अंदर इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जब यूज़ किए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर NSS को इस्तेमाल किया जाता है। इसको छोड़ो, टोटल 5 है। हाँ इन 5 को आपने देखना है। फिर OSPF के पैकेट्स हैं हमारे पास। हेलो पैकेट, ठीक है, आप सबको पता है हेलो पैकेट एक्सचेंज होता है, ऐसा ही है। फिर उसके बाद DBD पैकेट, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद LSR, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद LSU और LS एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये तमाम तरह वो पैकेट्स होते हैं जो जाते हैं। नेबरशिप की कंडीशंस, एक होता है स्टेट्स और एक होता है कंडीशंस। कंडीशंस और स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? स्टेट 7 है और हर स्टेट दूसरी के कुछ अपनी से अगली का प्री रिक्विजिट है। एक स्टेट अचीव होगी तो अगले में जाएंगे और इस तरह से जाएंगे। एक दफ़ा बन गई नेबरशिप फिर कोई प्री रिक्विजिट नहीं रहता। उसके बाद आप बस आपके आखिर में चल रहे होते हैं LSR LSU LSR LSU LSAs अपडेट सारी अभी देख ली आप लोगों ने। LSAs की मदद से ही काम हो रहा होता है। जबकि जो कंडीशंस हैं, कोई एक कंडीशन भी अगर मैच नहीं करेगी तो नेबरशिप डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। सेम हेलो टाइम, दोनों तरफ हेलो टाइम आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लिंक पे हेलो टाइम चूंकि चेंज कर सकते हैं ना, तो और जो डेड टाइमर होगा वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। हेलो टाइमर का हमेशा मल्टीपल बाई 4 होता है। हेलो टाइम आपने 50 रखा, डेड टाइमर 40 200 हो जाएगा 200, ठीक है। हेलो टाइमर 1 रखा, डेड टाइमर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एक तरफ एक लिंक पे आपने लिख लिया हेलो टाइमर 10, दूसरी तरफ में हेलो टाइमर रख लिया 11, तो आपकी नेबरशिप डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपस में उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनेगी ना, ठीक है। फिर सेम IP रेंज, वो तो इसकी बात ही नहीं है ना। वो तो कहीं पर भी आपको पता है, दो राउटर्स के दरमियान में जो एक तरफ एक लिंक पे और दूसरी तरफ उस लिंक पे जो अप्लाई करते हैं वो सेम ही नेटवर्क होता है। वो OSPF ना भी हो, वो कोई भी प्रोटोकॉल नहीं आप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेम, ये किस सेंस में लिखा था? सबनेट मास्क, मैं भी सोचूं, सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क आपका सेम होगा, ठीक है। सबनेट मास्क की रेंज, ठीक है। और ये VLSM FLSM कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ आपका बस सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेम एरिया टाइप, एरिया आपके ऑब्वियसली एक तरफ ऐसा नहीं रखो एरिया 0 एक तरफ एरिया 1, फिर नेबरशिप नहीं होगी, ठीक है। फिर एरिया टाइप भी आपके पास सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया था। ऑथेंटिकेशन प्रैक्टिकली नहीं किया था, हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था। आपने लैब की थी उसकी, आपको मैंने घर के लिए दी थी, हो गई थी, आपने नहीं ट्राई की। राउटर आईडी आपके पास इक्वल होनी चाहिए। और फिर आपके पास नेबरशिप स्टेट्स, ये आपको अच्छे से पता है, डाउन इनिशियलाइजेशन 2 वे, ये दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग में आपके पास एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन अक्कर्स, वो जो LSAs की इंफॉर्मेशन हो रही होती है वो यहाँ पर अक्कर होती है। एक्सचेंज में क्या होता है, डेटाबेस जो होता है वो रिक्वेस्ट आती है डिस्क्रिप्टर की कि आप ये पैकेट मेरे साथ शेयर करें। और फुल में क्या होता है आपके पास, इन दिस स्टेट all fully adjacent with each others, all routers and the network LSAs are exchanged and the router database fully synchronize हो जाता है। अब OSPF एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करना है तो ये सिंपल इसका तरीका है, राउटर OSPF, राउटर आईडी दे दो और ये नेटवर्क और उसके साथ ये एरिया आप एडवर्टाइज करवा दो। फिर आप बैंडविड्थ वगैरह चेंज करना चाहते हो, ऑटो रेफरेंस कॉस्ट वगैरह और वो चीज़ें, और ये आगे रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड है, डायनामिक भी और स्टैटिक भी, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो आप देख लेना। अभी सारा पता है ना एरिया के बारे में, वो आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, एरिया के आगे क्वेश्चन मार्क, 0 से लेकर 255 तक की मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू होती है। फिक्स मुझे नहीं पता, एक देख लेना, देखना पड़ेगा इसको।
OSPF समरी रूट्स वगैरह देने के लिए एरिया बॉर्डर ABR की कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो भी मैंने लिखा हुआ है LSC के अकॉर्डिंगली। ठीक है, टाइप 5 पे कैसे रूट समराइजेशन करना है ASPR के लिए, जब आपने एक AS से दूसरे AS में समरी रूट भेजना है। OSPF ऑथेंटिकेशन आप लोग ये वो कमांड्स हैं जो यही अप्लाई की थी। OSPF को किसी इंटरफेस को पैसिव बनाकर सिक्योर करना हो तो वो भी आप बना सकते हो सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, ये जस्ट सिक्योरिटी के लिए होता है। डिफ़ॉल्ट रूट्स, वो आप ये डिफ़ॉल्ट रूट दे दो तो उसमें किसी भी राउटर पे जितने इंटरफेसेस पे नेटवर्क चल रहे होंगे सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे। अब वो एरिया टाइप्स वो जो आगे NSSA वगैरह और वो जो चीज़ें हो रही थी ना वो ये थी। एरिया 0 जो होता है वो नॉर्मल होता है, फिर जो है ना स्टब एरिया होता है जहाँ पर LSA 5 टाइप, जहाँ पर ASBR अलाउ नहीं होता, ABR तक की बात जब हो रही होती है। फिर टोटली स्टब एरिया जो होता है वहाँ पर आपके पास टाइप 5 LSA नहीं काम कर रहा होता, टाइप 3 LSA नहीं काम कर रहा होता और ना ही ASBR अलाउड होता है। ये इनके नाम बनाए जाते हैं, ये आगे LSA 7 8 उससे ऑनवर्ड की बातें हैं सारी एरिया की टाइप्स। फिर वर्चुअल लिंक्स हैं, ये वर्चुअल लिंक्स बना सकते हैं हम यहाँ पर OSPF के केस में एरियाज़ की कनेक्टिविटी के लिए। क्यों, जब आपके पास वर्चुअल लिंक्स बनाएंगे ट्रबल शूटिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाएगी। इट इज़ समथिंग लाइक आपके पास जिस तरह से लूप बैक्स क्रिएट करते हैं। फिर फिल्टरिंग, आप कोई रूट फिल्टरिंग कर सकते हैं। रूट फिल्टरिंग एक पूरा अलग से सिनेरियो है और ये CCNP में भी कोई नहीं पढ़ाता। रूट फिल्टरिंग EIGRP और OSPF की बहुत डिटेल में आगे CCI की लैब्स में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये सारे था चीज़ें, बस काफ़ी है OSPF के हवाले से इतना। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि CCNP लेवल का OSPF आपको पता है ये चीज़ें करने के बाद, इससे ज़्यादा OSPF के मुतालिक कोई नहीं पूछता और इससे ज़्यादा कोई डिप्लॉयमेंट भी नहीं होती। इसको अब बस हैंड्स ऑन आप करें अच्छे से टोपोलॉजीज बना बना कर। ठीक है, मल्टीपल एरियाज में भी आप ट्राई कर दें इसको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट OSPF के हवाले से। राउटिंग बेसिक, स्टैटिक राउटिंग, फिर डायनेमिक राउटिंग, फिर रिप, फिर EIGRP, फिर OSPF की बारी आती है। आप दोबारा से करोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपकी जो क्लास। हाँ 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 पढ़ें बिल्कुल। स्टैटिक राउटिंग आपने सबसे पहले सीखनी है। राउटिंग की टाइप्स होती हैं दो, एक स्टैटिक राउटिंग और एक डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में स्टैटिक एक ही है, डायनेमिक राउटिंग में फिर उसकी टाइप्स होती हैं रिप, EIGRP, OSPF, BGP। हाँ अब OSPF पढ़ रहे हैं, BGP अभी आपका CCNA का पार्ट नहीं है। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।